नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के शाम 7 बजे के प्रोग्राम में। नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बने पूरे 11 साल हो गए हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे उसके बाद से उन्होंने वादों की बौछार कर दी है, बातों की बौछार कर दी है। सबसे बड़ी बात तो पूरा गोदी मीडिया और आईटी सेल मिलकर यही फैलाता है कि मोदी जी का डंका दुनिया भर में बज रहा है और पिछले 6 महीने साल भर में हमने उस डंके को लगातार तार तार होते फटते हुए देखा है। हालत यह है कि ट्रंप एक के बाद एक लगातार धमाके किए जा रहा है और मोदी जी की जबान जो है बिल्कुल जम गई है। ऐसा लगता है कि ट्रंप का नाम लेने, अब ट्रंप को जवाब देने में भी उनको डर लगता है। न रशिया दोस्त रहा, न ट्रंप दोस्त रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि हम एक लड़ाई में गए, लगभग लड़ाई में चल ही गए थे, हम बम चल रहे थे, मिसाइलें चल रही थी, सब हो रहा था और पूरी दुनिया में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। खैर, इंटरनेशनल मामला छोड़ दीजिए। मोदी जी ने जो वादे किए थे उन वादों में से जरा आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि कितने वादे पूरे हुए। मैं तो सिर्फ वादे गिना देता हूं। मोदी जी ने कहा था 100 दिन में विदेशी धन ला दूंगा, ला पाए क्या? जरा मुझे बताइएगा। फिर सबको 15 लाख दूंगा, ये वाली बात तो अमित शाह ने ही जुमला कह दी थी, इसलिए इस पर बात छोड़ देते हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, उसमें पकौड़ी तलना और क्या क्या भी आ गया। उसके बावजूद 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल पाई क्या? पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने की बात की थी, जरा मुझे बताइएगा आपके शहर में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से कम है या 100 रुपए क्रॉस कर गई है? गंगा जी को पूरी तरह से साफ करना था, गंगा जी के आसपास के मंदिरों को साफ कर दिया कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। गंगा जी कितना साफ हुई जरा आप बताइएगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी थी, 2025 आ गया। बताइए क्या वाकई किसानों की आय दोगुनी हो पाई? सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा देने की बात थी। अब इस पीएम किसान से किसानों को कितना फायदा मिला है ये तो किसान ही बता सकते हैं। और आप देखिए, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाने की बात थी, यानी विजय माल्या, नीरव मोदी और कौन कौन, ये सारे के सारे जो भाग गए, इनको वापस लाने की बात थी। जरा ये बताइए, कोई वापस आया क्या? माल्या आराम से बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन भारत सरकार हर चुनाव से पहले खबरें जरूर प्लांट हो जाती हैं कि नीरव मोदी आने वाला है, फला आने वाला है, ढिमका आने वाला है। चुनाव खत्म होने के बाद सब गायब। अब 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी, वो भी मुझे बता दीजिएगा। सबको पक्का घर भी 2022 तक मिलना था, क्या आपके आसपास के सारे कच्चे घर खत्म हो गए? राजस्थान यूपी चुनाव में वादा हुआ 500 रुपए के सिलेंडर का, जरा बताइए राजस्थान और यूपी में कितने लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है? 2022 तक बिजली कटौती पूरी तरह से खत्म हो जानी थी, गर्मियां चल रही हैं, जरा बताइएगा आपके यहां बिजली कटौती हो रही है कि नहीं हो रही है? 2022 तक ट्रेन दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाने दूंगा की बात थी। पिछले दिनों में कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। घर घर शौचालय की बात थी और साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात थी। क्या ये सब चला? क्या मोदी जी अपने वादे करके भूल जाते हैं या फिर ये वादे सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए होते हैं, इनके पीछे कुछ होता नहीं है? क्योंकि इस देश में अडानी अंबानी का कितना भला हुआ ये तो हमने देखा कि चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे समंदर का पोर्ट हो, सब अडानी जी के हवाले चला गया। हमने देखा कि अंबानी जी ने 10% लोन चुकाकर अपना मामला क्लियर कर लिया। और आप अगर 50 लाख का एक मकान खरीदते हैं और उसमें से 10-5 लाख रुपए लोन ले लेते हैं तो उसको चुकाते चुकाते आपकी जिंदगी बीत जाती है, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि कैसे अरबों खरबों के लोन आराम से माफ कर दिए गए। तो ये 11 साल में किसका विकास हुआ है? जनता का विकास हुआ है या फिर मोदी जी के पसंदीदा पूंजीपतियों का विकास हुआ है? ये मुझे कमेंट में बताइएगा और जुड़े रहिएगा। आज की बहुत सारी और जरूरी खबरें लेकर आ रही हैं शालिनी। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ सुकमा में हुआ नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव शहीद, क्षेत्र में पैदल गश्त कर रहे थे एएसपी। महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ बड़ा हादसा, लोकल ट्रेन से गिरकर 5 यात्रियों की हुई मौत। 24 घंटों में कोरोना के 378 नए मामले आए सामने, कुल एक्टिव केसों की संख्या 6133 हुई। बीते 24 घंटों में 6 कोविड पॉजिटिव मरीजों की जान गई।
अयोध्या में महंगी हुई जमीनें, 8 साल बाद 200% तक बढ़े सर्किल रेट। नए सर्किल रेट 33 लाख रुपए से 59 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हुए। उड़ीसा के कालाहांडी जिले से आईएएस अधिकारी के घर से मिले 47 लाख रुपए। विजिलेंस विभाग ने आईएएस अधिकारी को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मेघालय हनीमून मर्डर केस में डीजीपी का दावा, पत्नी सोनम ने करवाई पति राज की हत्या, पिता बोले बेटी बेगुनाह, पुलिस की मनगढ़ंत कहानी। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। जल्दी मणिपुर पर ध्यान देने के बजाय चुनावी रैलियों में क्यों व्यस्त है बीजेपी? एक तरफ मणिपुर के अंदर बवाल हो रहा है। मणिपुर में हिंसा के बाद हाईवे ब्लॉकेज और ट्रांसपोर्ट रूट्स प्रभावित होने से आम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह भाषण देने में मग्न हैं। अमित शाह तमिलनाडु के मदुरै में कहते हैं कि मैं रहता तो दिल्ली में हूं, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में लगे रहते हैं। अपने भाषण में शाह बहुत सी चुनावी बातें भी करते हैं, लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर दिल्ली रहते हुए अमित शाह तमिलनाडु की बात सुन लेते हैं तो क्या 2 सालों से जलते मणिपुर को नहीं सुन पा रहे हैं? मणिपुर में हाल ये है कि चूड़ाचांदपुर और राजधानी इम्फाल में खाने पीने की चीजें और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। जरूरी सामानों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ये है कि हिंसा प्रभावित कई इलाकों में दवाइयां तक नहीं मिल रही। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि अब सारी चीजें मिजोरम के रास्ते आ रही हैं, इसलिए महंगी हो गई हैं। पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। वहीं 3 मई 2023 को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच ये संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक लगातार जारी है। इस दौरान 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 1500 से ज्यादा घायल हो गए, 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, 6,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो गई हैं। लेकिन अब तक मणिपुर में धधकती आग शांत नहीं हो पाई है। वहां के हालात ठीक नहीं हो पाए हैं। वहां के हालात बद से बदतर होते नजर आए हैं। लेकिन इन हालातों पर नजर डालने के लिए न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर जाने का समय है, और मालूम होता है कि अमित शाह को भी मणिपुर के लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेघालय से लापता इंदौर कपल केस में क्या हुआ? मेरठ में पति के 15 टुकड़े कर सीमेंट के ड्रम में सील करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी का किस्सा तो आपको याद होगा। सौरभ की खौफनाक तरीके से उसे मारने के बाद दोनों शिमला में हनीमून मनाने चले गए, लेकिन अब जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं अभी लोगों के जहन से ये नीले ड्रम वाली बात निकली नहीं थी कि अब मेघालय में हनीमून मनाने गए कपल के बारे में हर कोई बात कर रहा है। पहले काफी दिनों से इस कपल को पुलिस ढूंढने में लगी। कुछ दिनों बाद काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और उनकी लाश जो है वो एक खाई में मिली है, और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता है। लेकिन आज इस जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को मेघालय पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया, जहां उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर था, और उसी के साथ मिलकर उसने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई, जिसमें उसके साथ 3 अन्य आरोपी भी शामिल थे। इनमें 2 इंदौर, एक यूपी का रहने वाला एक व्यक्ति था, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने सोनम के अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक युवक को यूपी के ललितपुर से और एक को सागर से पकड़ा गया है। घटना की एफआईआर शिलांग में दर्ज की गई है, और इंदौर पुलिस भी जांच में सहयोग कर रही है। सोनम की मां ने बेटी की बेगुनाही का दावा किया है और कहा कि अभी सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है और केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, जबकि मुख्य आरोपी राज कुशवाहा अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका चर्चित जज शेखर यादव के खिलाफ जांच का प्रस्ताव? मुस्लिमों को कठपुतला कहने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव आपको याद होंगे, जिन्होंने दिसंबर 2024 में प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बयान दिया कि भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए
और केवल एक हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ और देश भर में इसकी आलोचना हुई। इस बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लिया। हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी गई और खुद जस्टिस यादव को कॉलेजियम के सामने बुलाकर सफाई देने को कहा गया। वहीं दूसरी ओर जज साहब ने अपनी टिप्पणी पर खेद तक नहीं जताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पत्र में कहा कि उनका भाषण संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप था और किसी समुदाय के प्रति घृणा फैलाने का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके भाषण को कुछ स्वार्थी तत्वों ने गलत तरीके से पेश किया। वहीं पहले भी इस मामले पर एक बात सामने निकल कर आई थी, जिसमें जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा था कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कॉलेजियम के साथ मीटिंग में कहा था कि मैं आप लोगों से माफी मांग लेता हूं, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। वहीं राज्यसभा सचिवालय से एक चिट्ठी आई कि अब यह मामला संसद और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच रोक दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायपालिका की निष्पक्षता, जजों के आचरण और संविधान की गरिमा पर देश भर में बहस छेड़ दी है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संसद में ये साफ कहा था कि इस तरह के मामलों पर एकमात्र अधिकार संसद और राष्ट्रपति का है और ये मामला उनके संज्ञान में है। हालांकि विपक्षी सांसद अभी भी इस मुद्दे पर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि बजट सत्र में सभापति ने कहा था कि वो हस्ताक्षरों की वैधता की जांच कर रहे हैं और अब मॉनसून सत्र में हम जानना चाहेंगे कि नोटिस पर अगला कदम क्या है। जस्टिस यादव, जो अप्रैल 2026 में रिटायर भी होने वाले हैं, अपने जवाब में लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और उनके भाषण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और उन्होंने गाय संरक्षण से जुड़े अपने फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और कानून का हिस्सा है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जस्टिस ने किया, क्या वो कहीं से भी कहीं तक न्याय संगत नजर आता है? गोवा में बीजेपी मुख्यमंत्री ने डॉक्टर के निलंबन को क्यों वापस लिया? गोवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर को लेकर हाल ही में एक विवाद सामने आया था। मामला तब शुरू हुआ जब गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर को निलंबित करने का आदेश देते नजर आ रहे थे और बड़े रौबदार तरीके से इस वीडियो के अंदर मुख्यमंत्री जी नजर आ रहे थे, मानो किसी फिल्मी स्टाइल में उनकी एंट्री हो रही है और फिल्मी स्टाइल में वो आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद विपक्ष, मेडिकल समुदाय और आम जनता में इसे लेकर नाराजगी फैल गई और डॉक्टर के समर्थन में कई लोग सामने आए और कई लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की गई, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर को निलंबित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद गोवा मेडिकल कॉलेज से जुड़े पूरे मुद्दे की समीक्षा की है और स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की है। उन्होंने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार डॉक्टरों के योगदान की सराहना करती है और उनके अथक प्रयासों के लिए आभारी है। साथ ही सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर नागरिक को उच्चतम स्तर के स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये आज की खबर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।